हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन था। अब हमारा अगला टॉपिक है बैकग्राउंड। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। 1980s में जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो मैनेजमेंट था वो काफी इनएफिशिएंट था और हम यही से कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस का। We know that for implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. किसी भी अलग अलग नीति को लागू करने के लिए या अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट जो है फंड जनरेट करती है अलग अलग सोर्सेज से, जैसे टैक्सेशन हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो चलाती है उससे हो गया। When the expenditure is more than income, अब जब खर्चा जो है इनकम से ज्यादा हो गया, the government borrows to finance the deficit from banks। अब बैंकों में जो कमी हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ रहा है ताकि जो बैंकों की कमी है उसको फाइनेंस कर सके, या ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री, जो लोग हैं कंट्री का उनसे करती है, या फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फिर उनसे जो है बोरो करती है। When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our export। जब हम किसी भी गुड्स को बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, तो हम उनको डॉलर में पे करते हैं जो हम अपने एक्सपोर्ट से कमाते हैं। Development policies required that even though the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet the problems like unemployment, poverty and population explosion। जो विकास नीति होती है उनमें क्या जरूरत है कि भले ही जो इनकम है वो कम हो, लेकिन गवर्नमेंट को जो है अपनी इस इनकम को ओवरशूट करना पड़ेगा ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी समस्याएं हैं उनसे निपट सके। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। अब ये जो लगातार खर्चा होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट के, उससे क्या है, एडिशनल इनकम तो कोई जनरेट होती नहीं है। Moreover, the government was not able to generate sufficiently from internal sources such as taxation। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है इतना नहीं कर पा रही थी, उसके बाद इतने जो है इंटरनल सोर्सेज नहीं थे, जैसे टैक्सेशन है कि उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner। अब जब गवर्नमेंट जो है अपना एक बड़ा हिस्सा इनकम का उन एरिया पे खर्च कर रही है जो एकदम से आपको रिटर्न नहीं देगा, जैसे सोशल सेक्टर है या डिफेंस है, तो आपको फिर जरूरत है कि जितना बचा हुआ रेवेन्यू है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करें। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। जो इनकम पब्लिक सेक्टर से आ रही थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो जो बढ़ता हुआ खर्च है उसको पूरा कर पाए। At times, our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs। उस समय एक ऐसा दौर था जब जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो हम बाहर की कंट्रीज से लेते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, वो भी उस पर खर्च हो रहा था जो हमारी घर की खाने पीने की जरूरतों वाली चीजें, मतलब इंटरनल कंट्री की, उसके लिए खर्च किया जा रहा था। Neither was an attempt made to reduce such profligate spending nor sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports। अब कोई ऐसी कोशिश नहीं करी जा रही थी कि ये जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है इसको रोका जा सके, या इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि जो है इंपोर्ट जो बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए एटलीस्ट पे तो कर सके। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that it becomes unsustainable। लेट 1980s में गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो इतना ज्यादा हो गया था, उसकी इनकम से इतना ज्यादा हो रहा था कि उस हद तक पहुंच गया था कि अब और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, सस्टेन करना मुश्किल था। प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। अब जो जरूरतों के सामान है उनके दाम एकदम से शूट अप हो गए। इंपोर्ट्स ग्रू एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा था, उतनी ग्रोथ एक्सपोर्ट में नहीं हो रही थी। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, foreign exchange services declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks। अभी जैसे पहले भी बताया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे हमारे पास वो उस हद तक नीचे चले गए थे कि अब हमारे पास इतना नहीं बचा था कि हम इंपोर्ट कोई चीज कर सके, मुश्किल से 2 हफ्ते से भी ज्यादा। There was not also sufficient foreign exchange to pay the interest that need to be paid to the international lenders। इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा कि हम इंटरेस्ट भी दे पाए
जो इंटरनेशनल लेंडर्स ने हमको बोरो दिया है, मनी दिया है, उसको हम इंटरेस्ट भी चुका पाए, इतना भी पैसा नहीं था। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड रिसीव्ड $7 billion एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। अब इंडिया ने जो है IBRD, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, उसको अप्रोच किया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, और फिर वहां से $7 billion उधार लिए, एक तरह से लोन लिया ताकि इस क्राइसिस से निपट सके। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया to liberalize and open up the economy by removing the restrictions on the private sector, reduce the role of the government in many areas and remove trade restrictions. अब लोन देने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो है उम्मीद करी इंडिया से कि वो जो है थोड़ा सा लिबरलाइज करें, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करें, जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट का जो रोल है कई चीजों में उसको कम करें और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा हटा दें। India agreed to the conditionalities of the World Bank and IMF and announced a new economic policy. अब इंडिया ने जो भी कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक या IMF की, उसको जो है मान लिया, उस पर एग्री किया और अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नेप जो है उसे अनाउंस किया। द NEP consisted of wide ranging economic reforms. अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने आर्थिक बदलाव किए। The thrust of the policy was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. जो मेन फोर्स था पॉलिसीज का, जो जोर था पॉलिसीज का, वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए इकोनॉमी के अंदर, साथ ही साथ जो भी बैरियर्स हैं एंट्री या ग्रोथ में फर्म्स के, उनको हटा दिया जाए। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो सेट बनाए गए पॉलिसीज को, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम 2 ग्रुप्स में। पहला है स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स यानी एक तरह से थोड़ा सा ठहराव से लाने वाले इस कदम जो हैं, और स्ट्रक्चरल बदलाव हो ऐसे कदम, ये 2 चीजों में क्लासिफाई किया गया। Stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of the payments and to bring inflation under control. Stabilization मतलब स्थिरता लाने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए वो शॉर्ट टर्म स्टेप्स थे, जिनका मेन इंटेंशन था कि जो भी वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं जो अब डेवलप हो गई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, उसके लिए करी जाए, या फिर जो महंगाई बढ़ती चली जा रही थी उसको कंट्रोल में लाया जाए। In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and to keep the rising prices under control. सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये था एक जरूरत कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी मात्रा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनकी मात्रा को मेंटेन किया जाए, सफिशिएंट मात्रा में हो, और जो बढ़ते दाम हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। On the other hand, structural reform policies are long-term measures. अब यहीं पर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज थी वो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. दूसरा क्या था कि इम्प्रूवमेंट, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज थी, एक तो वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स थे, उनका मेन मकसद क्या था कि जो हमारी एफिशिएंसी है इकोनॉमी में उसको इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जाए। हमारे जो भी सेगमेंट्स है इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग, उनमें जो भी उन्होंने एक तरह से रूल्स बना रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस बना रखे थे, रिजिड कर रखा था, वो सब चीजें हटा दी गई। द सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज व्हिच फॉल अंडर 3 हेड्स। अब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई या जो इतना ज्यादा वैरायटी उसमें इंट्रोड्यूस करी, उसमें को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। द फर्स्ट आर 2 स्ट्रेटजीज एंड द लास्ट वन इज द आउटकम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज। पहली 2 जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो एक तरह से तरीके हैं, स्ट्रेटजी हैं, क्या हमने तरीके अपनाए, और जो लास्ट है यानी ग्लोबलाइजेशन, वो जो है इन स्ट्रेटजीज का क्या नतीजा रहा वो है। तो फिर अब अपना अगला जो टॉपिक आएगा वो है पहला लिबरलाइजेशन। ये करते हैं अगले वीडियो में।